हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए। हड़प्पा सभ्यता नाम इस सभ्यता का इसलिए पड़ा, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि सिंधु घाटी मात्र 2900 किलोमीटर सिंधु लंबी है और 2900 किलोमीटर में 1500 किलोमीटर तक ही इस सभ्यता का विकास है। अब आप एक कॉमन सेंस बताइए कि जिस नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है और वहां यदि कोई सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हो तो कहां 1500 और कहां 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी एक बृहद है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो ये नॉर्थ साउथ आप देखते हैं, तो यहां से यहां तक 1600 किलोमीटर था और यहां से यहां देखेंगे उत्तर से दक्षिण तो कुल लंबाई 1400 किलोमीटर था। अब आप सोचिए कि एक नदी की लंबाई मात्र 1500 किलोमीटर, ऐसे है 2900 किलोमीटर पूरे सिंधु की, लेकिन जहां तक सभ्यता विकसित हुई है ये मात्र 1500 किलोमीटर प्रत्यक्ष रूप से। और अगर रियल देखेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में जो दूरी है वो मात्र 625 किलोमीटर। अब आप बताइए कि 625 किलोमीटर की इस सिंधु नदी के आधार पर हम अगर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का नोमेनक्लेचर कर दें, घर में मान लीजिए हमारे 12,99,600 लोग हैं और उसे मात्र 625 देखे नहीं, मात्र 600 के लगभग, छोड़ दीजिए, उन्हीं के आधार पर उस परिवार को पूरे नोमेनक्लेचर कर दिया जाए, ये नियम नहीं। तब एक परिवार में जो सबसे पहले आता है जिसकी चर्चा होती है वही हो, कहां कहा जाता है कि भगवान राम का परिवार राम का वंश है। भगवान राम जैसे पुरुषोत्तम के परिवार को भी कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहा कहता है कि राम कुल नीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। तुलसीदास जी भी लिखे हैं तो राम कुल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रघुकुल लिखते हैं। ये परंपरा हमारी है कि जो घर के वयोवृद्ध है, जो सबसे पहले जिनकी जानकारी हुई उनकी चर्चा पहले होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको हड़प्पा की खुदाई हुई थी और मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि 1826 में मेल्जर ने, 1853 में कनिंघम ने, 1873 में भी कनिंघम ने और 1921 में आरडी बनर्जी और माधव स्वरूप वत्स ने। तो बताइए इतने बार इस हड़प्पा की खोज हो चुकी है, यानी बेहतरीन जानकारी हड़प्पा की है। मोहनजोदड़ो खुदाई हुआ 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा। तो वैसे स्थिति में हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सोशल इवेंट्स की भी नॉलेज का नियम है कि जो सबसे पहले स्थल की खुदाई हो उसके आधार पर नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में आज भी क्वेश्चन सेटर लोग गलती करता है। आईएएस के पेपर में भी लिख देता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी, स्पष्ट करें। या लिखता है लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषता का वर्णन करें, हड़प्पा हटा देता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में आप अगर सिंधु से ही शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे मुख्य परीक्षा में नियम है कि क्वेश्चन के लाइन से उत्तर के लाइन की शुरुआत होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे इतिहास के मान्यताओं के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके नगर के विशेषताओं के अंतर्गत दिस सब लिखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन की जो लाइन होता है, उत्तर की लाइन की शुरुआत क्वेश्चन के लाइन से होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आईएएस में और बीपीएससी में ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के जिनके लिखावट ज्यादा हो उनका नंबर ज्यादा आ जाता है या जो पन्ना ज्यादा भरे हो उनका आता है। वहां आंसर पढ़ा जाता है,
आपके इस कृष्णा जी जो है पूर्णिया में डीएसपीएन के लिखावट अच्छी नहीं थी और इतिहास से पढ़े भी नहीं है। ये फिजिक्स से ग्रेजुएशन थे और फिजिक्स से ये पीजी भी किए और इनकी लिखावट आज भी पता नहीं, तो शायद ठीक कर लिए होंगे, सुन भी रहे होंगे, लाइक देखते हैं पूर्णिया में तो लग रहा होगा कि सर हमारी शिकायत करें। जी नहीं, मोटिवेशन के लिए और ये सच्चाई है। तो इनकी लिखावट बहुत अच्छी नहीं थी, एकदम साधारण लिखते थे और इतिहास की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जो ट्रिक हम लोग बताए उस ट्रिक से लिखे तो टॉपर बने। इनकी आंसर को देखकर पटना के टीचर लोग प्रचार करता है कि भैया ऐसे उत्तर करना चाहिए। इतिहास के लिए इनकी कॉपी का नकल दूसरे टीचर दिखाते हैं, देखो मेरा उत्तर लिखवाया हुआ है हूबहू। तो ये सिस्टम एक होता है, तब से भी कैसे लिखेंगे हम लोग। तो आईएएस में भी टॉपर दिए हैं ऑलरेडी और इस तरीके से वहां भी लोग दिखाता है। एक से प्रज्ञा कुमारी से लेकर ब्रिज कुमार से लेकर सभी टॉपर दिया आईएएस में भी दिल्ली थे और इधर भी उत्तर प्रदेश में भी टॉपर दिए, बिहार में भी टॉपर दिए बीपीएससी में। तो कारण है कि वैसा अगर आप भी लिखने की कला अगर जान जाते हम लोग उससे सीखेंगे, तो सीखते कहाँ है बच्चे तो अगले दानव मोबाइल में हैरान है कि कल के एक बच्चे की बात बता रहे, 19 एग्जाम दिया है और 19 एग्जाम देकर 19 एग्जाम फेल है। अब वो हाईवा चला रहा था ट्रक एकदम से, तो बता रहा था बैठकर कि सर क्या बताया, पहचान गया हमको, इधर कहीं का लड़का था, लोकल छपरा का, तो पहचान गया। वो बता रहा था कि सर आप एमकेसी में हाथ बड़ा 19 एग्जाम दिए और सेट दिखा रहा था, सेट में उसको कभी 91 को करेक्ट, कभी 85 को करेक्ट, ऑनलाइन सेट नहीं देता है। अब मान लीजिए सारे सेट में हमेशा ही दे कि भारत की सबसे हिमालयी चोटी ऊंची कौन है, तो कंचनजंगा बच्चा रट गया, दूसरे सेट में भी वही दे दे, तीसरा में भी वही दे, तो हर बार सही हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन जो है आपके जो नेट पर होते हैं, जनरली जितना भी कोचिंग वाले हैं उसमें से 80 से 90% वही क्वेश्चन डालते रहते हैं। अब 1000 क्वेश्चन रखने से पास नहीं करोगे यार। अब वही सेट वो मारते हैं और दिखा रहा पूरा अंक जितना आया है, करेक्ट कितना, इनकरेक्ट कितना, और बता रहा था कि देखिए कम से कम 75 को सेट हम मारे हैं और किसी में 72-73 से मेरा कम नहीं है, फिर भी मैं क्यों फेल कर जाता हूँ समझ में नहीं आता। तो आप कहेंगे उसका क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकाला तो उसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रतौंधी किसके कमी से होता है। अब बताइए कि कौन नहीं जानता है विटामिन ए। तीसरा पेपर में भी वही क्वेश्चन था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन ही मान देगा। लेकिन अगर बदल दे जीरोथैलेमिया किसके कमी से होता है तब क्या करेंगे, या कह दे कि रेटिनॉल की कितनी मात्रा चाहिए मनुष्य को प्रतिदिन तब क्या कहेंगे, या रेटिनॉल का स्टोरेज कहाँ होता है तब क्या करेंगे, या रेटिनॉल का नेचुरल फॉर्म क्या होता है तब क्या बताएंगे, मर जाएंगे। कैरोटीन होता है। इसी तरह से ये पूछे कि आपके रेटिनॉल सबसे ज्यादा जो नॉनवेज होते हैं उसमें किसमें पाया जाता है, तो कॉड लिवर वाइन में पाया जाता है, कॉर्न मछली के लिवर के तेल में पाया जाता है। अगर ये पूछे कि भेज किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। अगर हटा दे जीरोथैलेमिया, पूछ दे कि सुंदरता कौन सी विटामिन से, विटामिन सी के अलावा जो त्वचा की सुंदरता को बहाल करती है तब क्या होगा, विटामिन ए सी तो दे दिया क्वेश्चन में। तो टीचर के पास पढ़ना ही चाहिए। मैं सारे विद्यार्थियों को कहूंगा कि कंपनियां बड़ी बड़ी है, आपको मोबाइल से फायदा है क्योंकि मोबाइल गिर गए तो नया खरीदिएगा, स्क्रीन टूट गया तो बदलाइएगा, बैटरी चार्ज कीजिएगा, बिजली का बिल आपको लगेगा, चार्जर का लगेगा, मिला जुला के एक लड़का साल में मोबाइल पर 20 से 25 हजार खर्च कर देता। एक नया मोबाइल लेगा, टूट गया, चार्ज करेगा, उसको 2-3 हजार का जीबी जो है साल में करेगा, रिचार्ज करेगा ना जी आप लोग, वो सारा मिला घर में बैठेगा, देखेगा, उनका ऐड देखेगा। तो बड़े बड़े कंपनियों के लिए ऑनलाइन है। आप अगर उपभोक्ता बनना है तो ऑनलाइन में लगे रहो, सेट मारते रहो। कभी 19 एग्जाम दिया था वो लड़का, आज उससे सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू किए तो उलट गए। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? सॉरी नहीं जानते। राष्ट्रपति बताने का प्रसाद, उपराष्ट्रपति नहीं जानते। हमने कहा ठीक है, ये बताओ कि भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तुरंत बोल दिया हीरालाल जेकानिया। लेकिन वो वर्तमान में कौन आपके चीफ जस्टिस है? तो बोला कि अभी करेक्ट नहीं पढ़े हैं। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कितने नंबर के चीफ जस्टिस है? तो कहा कितने होंगे? प्रधानमंत्री जब 18वां 19वां है तो भी 18वां 19वां होंगे। हमने
कोई मतलब हुआ? प्रधानमंत्री का 5 वर्ष से चीफ जस्टिस का लास्ट 65 है, 15 दिन भी रह सकता है। 50वां चीफ जस्टिस, वो 50वां हो गए सोरेन जी, वो पगला जा रहा। तो उसके जीके देख कर बाद में हम समझे कि देखिए गार्जियन भी वही है, बच्चा भी वही है, और गाइडलाइन भी देने वाले उसके मित्र जानबूझकर मोबाइल पर। एक देखे कि हम टीवी पर ऐसी पर मोबाइल पर दे रहा था कि एक टीचर ने एक बच्चे से कहा कि तुम सबसे सिंसियर होकर कब से कब तक पढ़ते हो। मोबाइल पर दे रहा था, किसी की कक्षा थी, टीचर या मोटिवेटर की, तो कहा कि सर 8 से 10 बजे के बीच 2 घंटा पढ़ते हो तो पढ़ते, एकदम सिंसियर होकर पढ़ते हो, एकदम सिंसियर होकर पढ़ते, कॉन्शियस होकर पढ़ते हो तो कॉन्शियस होकर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो बोला कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बोला ठीक है, तुम 2 घंटा अगर पढ़ते हो और यदि उसी बीच मुझे जरूरी काम लग जाए और मैं तुझे 9 बजे कॉल करूं तो क्या करेगा? तू मेरा मदद करेगा कि नहीं करेगा? सर आपकी बात है, आपका कॉल आ जाए और हम नहीं आपको मदद करेंगे, संभाले नहीं होता। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, ये बताओ 9 बजे तक तो सब कोई आ जाता है कहीं के, लेकिन 10 बजे रात के बाद कोई किसी को मदद नहीं करता। अगर 10 बजे रात को हम अगर तुमको फोन करके कहें कि इमरजेंसी है, मेरे पास पढ़ाई छोड़ गया, बोला सर दुनिया के लिए पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए छोड़ देंगे, आप कॉल करके देखना, हम एकदम हाजिर हो जाए। चप्पल निकाला, कहा दुष्टा, जब तुम कॉन्सेप्ट होकर पढ़ता है तब मेरा मोबाइल कैसे उठाएगा है? जब पढ़ता है तो पढ़ता है। आज से 10 बजे के बीच तुम मोबाइल काहे के लिए रखेगा कि मेरा मोबाइल उठाएगा है? तो कभी पास नहीं करेगा। बड़ी खिसिया और कहा तेरे जैसे लड़के ही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जब तुम कहा कि सबसे कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं तो मैं 9 बजे फोन करूंगा तो तू 9 बजे उठाएगा, मैं 10 बजे फोन करूंगा तो तू 10 बजे उठाएगा, इसका मतलब तू फोन के पीछे पड़ा है, तू पढ़ाई के पीछे कभी भी कॉन्शियस नहीं होता। और यही स्थिति सबको है। कभी भी फोन करके देख लीजिएगा 1 बजे रात को भी, पूछिए क्या करते हो, पढ़ते हैं, लेकिन बगल में फोन से टुन रखा है, एकदम उठाएगा। हम लोगों जैसे टीचर अगर फोन करे तो दिखाने के लिए खाली नहीं उठाएगा कि वो समझे कि मैं फोन नहीं रखा हूं। बाकी उसकी गर्लफ्रेंड फोन करके देख ले, उसका बॉयफ्रेंड फोन करके देख ले, वो उठाएगा तो उठाएगा, क्योंकि फिलहाल तो उसकी एक बहाना है। बाकी मोबाइल का इंतजार एनी टाइम है कि कब उसका फोन आ जाए और कब हमारे घर के लोग सो जाए, जिससे बात करें हम, चाहे चैटिंग करें उसको हम, चाहे साइलेंट करके बात करें हम उसको। इसी चक्कर में रहता है। अगर ईमानदारी से कोई भी बच्चा 4 घंटा अपने घर पर पढ़ ले और 2 घंटा किसी भी टीचर के गाइडेंस में रह जाए तो IAS बन जाएगा। पुलिस दरोगा कौन पूछता है? निश्चित ही ऐसे मोटिवेटर लोग हैं इंडिया में जो बच्चों को बिल्कुल मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन बिगाड़ने वाले भी बच्चे कम नहीं है, और बिगाड़ने वाले तो सब आपके दोस्त हैं जो एकदम से आपसे दोस्ती करते हैं, सच के बात करते हैं, लेकिन आपके लिए वो जहर होते हैं। आप समझते नहीं, आपको लगता है कि कोचिंग वाला है, चाहे कोई टीचर है, वो बदले में आपसे 10,000 5,000 ले रहा है, इसलिए कुछ बता रहा है। लेकिन ध्यान रखना, 10,000 के बदले आपको मनुष्य बना रहा है, ऑफिसर बनाने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन आपके मित्र गलमाही करके आपको राय देकर एक जहर घोल रहा है और आपको बेरोजगार बना रहा है। आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन कम से कम पढ़ने के दौरान तो मोबाइल हटा ही देंगे या स्विच ऑफ कर देंगे, टाइम फिक्स कर देंगे जिस समय किसी का फोन नहीं आ सके, उसी समय पढ़ेंगे। हम न पढ़ेंगे 8 बजे, न पढ़ेंगे 9 बजे, न पढ़ेंगे 10 बजे। लेकिन अगर 10 बजे से बैठ गए तो 2 बजे रात तक भगवान का भी फोन आएगा तो नहीं सुनेंगे। ये अगर तय कर ले बच्चा कि 4 घंटा हम फोन नहीं छुएंगे तो दुनिया की कोई परीक्षा ऐसा नहीं है जो बच्चा सक्सेस नहीं हो जाए। यही कारण है कि ज्ञान घटते जा रहा है। हम लोग, आप आश्चर्य करोगे, 150 क्वेश्चन में 122 करेक्ट बना के आते थे और तब रिकॉर्ड करके पास करते थे। जीके जीएस की बात मैं कर रहा हूं। ऑप्शनल आता था 120 क्वेश्चन, उसमें 106 क्वेश्चन करेक्ट होता था। आज IAS के आश्चर्य करोगे, 100 क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन सामान्य जाति के लोग बना रहे हैं तो पास करें, वो नहीं बन रहा है किसी का। 100 में 44 नहीं बना रहे हैं, यानी 44 में 100 अंक भी नहीं आ रहा है IAS में बैठ रहा तो फेल कर जा रहे हैं। और जो ये सेट है आपका, इसमें 80 क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन भी घटा दिया गया, टाइम वही है, इसमें मात्र 33 क्वेश्चन भी बच्चों को नहीं आ रहा।
33 बना देंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट में पास कर जाएंगे, और 44 बना देंगे तो सामान्य जाति के बच्चे IAS निकाल लेंगे। और हमारी महिलाएं अगर 44 ला देती है तो सरकार, बिहार सरकार को 1 लाख देगी पीटी का। अभी हमारी मैडम 50,000 उठाई है बीपीएससी पीटी निकली अभी का था, तो आ गया अकाउंट पर 1 लाख रुपया सरकार देगी आपको मेन की तैयारी के लिए। लेकिन कहां किसी को औकात है कि निकाल के दिखा दे। हम तो चुनौती देते हैं कि अगर इसमें किसी के शरीर में अगर दम है, सब दम है, झगड़ा करने का, फैशन करने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा सोने का, अच्छा लेने के ओने बुढ़िया की तरह झगड़ा करने का, ये सारा टेंडेंसी है, जो बुरी आदतें होती है वो सब है एकदम से। लेकिन ये अगर निकाल कर चुनौती दे दे तो 1 लाख मैं ही दूंगा। 1 लाख मेरे तरफ से रह गई महिलाओं को। वीडियो दिखा दीजिए कि इसमें से कोई भी महिला जिस दिन आएगी इसकी पीटी निकाल ले। 6 महीना में, साल भर में आप स्वीकार करो, एमके सिंह स्टडी पॉइंट वाले आपको 1 लाख रुपया देंगे, और बिहार सरकार से भी 1 लाख दिलवाएंगे, 2 लाख दिलवाएंगे। निकाल के दिखा लो। किसी की हस्ती हो तो जो है चुनौती स्वीकार करे, मन ही मन या कहकर स्वीकार करे। और 2 साल के अंदर समय दे रहा हूं, मात्र 44 बना दे तो क्या हमको जीती है साथ नहीं बनेगा। 40 का कर जाता है महिला का हुजूर जनरल का, 100 में 40 जाता है। पढ़ने नहीं ये सब हम जानते हैं, आप भी नहीं पढ़ रहे हो, हम जानते हैं कितना देर पढ़ते थे। 400 पेज रोज जो है जीके पढ़ते थे और 200 पेज हिस्ट्री पढ़ते थे। डेली का रूटीन था बाबू। 60,000 किताब कंठस्थ किए हैं इस गर्दन में, यहीं पर बैठा के रखे हैं। कोई भी लाइब्रेरी नहीं जो क्वेश्चन पूछे, और कोई भी गूगल नहीं जो क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब नहीं आता, एकदम कंठस्थ है। पूछ के कभी भी देख लीजिएगा आप लोग। तो वही मैं कहूंगा कि आप लोग भी इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। चलिए आते हम यहाँ पर, तो पढ़ाई होता है, पढ़ाई मोबाइल के साथ नहीं होता कभी भी। वो टाइम बनाइए जब किसी के मोबाइल आने की कोई संभावना नहीं होती, और जो 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ लेगा ना, वो समझ जाएगा पढ़ाई का महत्व क्या है। फिर वो दुनिया के आकर्षण से आकर्षित नहीं होगा, चाहे कोई भी ताकत दुनिया की क्यों नहीं हो। चलिए यहाँ आते हैं, क्यों मैंने ये 3 काल लिखा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए एनसी ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस है। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन डेटिंग, ठीक है, ये कार्बन डेटिंग निकाला गया है। ठीक इसी ढंग से जो आप ये देख रहे हैं ये आपका NCERT है, इसका अप्रोच है। NCERT मतलब समझ रहे हैं कि भारत सरकार का, लेकिन इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ बैठते हैं, एक नहीं 10, 20, 50। रोमिला थापर जैसी जो विश्व प्रसिद्ध इतिहासकारा है, वे भी 8वीं और 6वीं की किताब लिख पाती है। आप अंदाजा लगाइए, उतने जैसे विद्वत महिला, जिसको विदुषी महिला कहते हैं, वह अगर 6ठा और 8वां का किताब NCERT में लिख पाती है तो उनसे भी विद्वान लोग 11th और 12th की किताब लिखते हैं। तो ये ढंग से सारे विशेषज्ञ 26 से 19 BC मानते हैं। अगर ये सब ऑप्शन दे तो ये उत्तर आप लोग मारिएगा। और ये तिथि आपके जॉन मार्शल जो है उनके द्वारा दिया गया है, जो पुरातत्व विभाग के हेड थे, जिनके देख रेख में माधव स्वरूपवंश, दयाराम शाही, रमणाखाल दास बनर्जी ने किया था। तो इस तरीके से ये तिथियां हैं आपके हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता देखेंगे हम, छोटा सा आपको एक मैप बना रहे हैं इंडिया का, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कहां था हड़प्पा। तो ये तो आपका सिंधु नदी है जो यहाँ कैलाश मानसरोवर से निकलती है और फिर अरब सागर में चली आती है। लेकिन इसी नदी के इस किनारे पर जो रावी नदी है, थोड़ा सा और ऊपर से हमको बनाना चाहिए था, देखते इसको हटाकर, ठीक है, दूसरा कलर दे देते हैं दिखाई पड़े। तो यहां से जो है आपकी नदी जो है कैलाश मानसरोवर से निकलती है और ऐसे आके अरब सागर में गिर जाती है। यही से ये नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। ये रावी नदी ऐसे जाकर सिंधु में मिल जाती है। इस रावी नदी के बाएं तट पर, यानी यहाँ जो है पाकिस्तान में हड़प्पा है, और ठीक इसी ढंग से यहाँ पर, मैं थोड़ा ज्यादा दूर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु नदी के दांती में तट पर मोहनजोदारो, ठीक है,
और यहाँ पर 130 किलोमीटर की दूरी पर आपका चनहोदरो है, ये भी पाकिस्तान में है चनहोदरो। अब रही नदियों का दिशा कैसे निकाल, जिधर नदी बह रही है बहने के दौरान उधर अपना चेहरा कर लीजिए और खड़ा हो जाइए। जिधर से आ रही है नदी उधर पीठ, जिधर बह रही है उधर चेहरा। तब देखिए कि दाहिना हाथ जिधर है उसका दाहिना दिशा, और बायां हाथ जिधर है उसका बायां दिशा। मतलब नर्मदा बहती है आपके पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ऐसे खड़ा हो गया हम पश्चिम होकर। अब इसके इधर में तो सब हो जाएगा क्या, दाहिना, इधर हो जाएगा बायां, यानी नर्मदा के दाहिना उत्तर दिशा और नर्मदा के दाहिना इधर। अब वही गंगा देखिए कि पूरब तरफ बहती है, तो पूरब में दक्षिण दिशा में गंगा के दक्षिण दाहिना और गंगा के बाएं उत्तर हो जाएगा, एकदम बदल जाता है ऐसे। तो जिस दिशा में बढ़ती है उधर मुंह, और जिधर से आती है पिट कर लीजिए तो दिशा। तो देखिए ऐसे आ रही है तो इसके यहाँ पर है तो मुंह कर लिए तो दाहिना हो गया, ये ऐसे बढ़ा ऐसे मुंह कर दिए तो बायां हो गया। तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। बुझाना है शैलेश जी, हमको आइडिया लग रहा है कि इतना तो पहला क्लास की तरह समझा रहे हैं, आईएएस की तरह हम नहीं पढ़ाते हैं, एकदम माइनस से लेकर आते हैं कि बच्चों के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि मैं अपना स्टैंडर्ड आप पर ला देता हूँ, एकदम भोजपुरिया स्टाइल में जैसे समझेंगे वैसे आपको समझाया जाएगा। इस दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर, और यहां से यहां देखेंगे दूरी तो ये हो जाता है 625 किलोमीटर, अर्थात 483 मील हो जाता है दूरी। अब ये दोनों राजधानी नगर, लेकिन इसकी विशेषताएं कुछ अलग थी, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं कुछ अलग थी। इसकी आबादी जो थी आपके 37,000 के लगभग अनुमानित किया गया है, एक जीरो और रहेगा। और मोहनजोदड़ो की जो है यह 39,000 से लेकर 41,000 तक माने की बताई गई, 39,000 to 41,000 के बीच। यानी मोहनजोदड़ो जो था वो बड़ा नगर था, बंदरगाह नगर था, से इंटरनेशनल ट्रेड होते थे। यहाँ 6 के क्रम में अन्नगार 12 बने हुए थे, 6 उत्तर 6 दक्षिण सटा हुआ। यहाँ एक ही अन्नगार इसके क्षेत्रफल के बराबर था। यहाँ विशाल सभा भवन मिला है, 2 मंजिले मकान मिले हैं, यहाँ विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार के भी आपको पूछता है कई बार, इसके लंबाई चौड़ाई हम लोगों को जानना चाहिए, सब नहीं जान पाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। एकदम जानना चाहिए कि कितने इसकी लंबाई चौड़ाई। तो जो ये स्नानागार था मोहनजोदड़ो की, इसमें भी पूछता है कि सीढ़ियां कितनी थी। आइए इसमें जाइएगा आप, तो इसकी सीढ़ियां 4 थी, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा मिटाकर फिर से बनाते हैं हम। जी जी, तो जो ये स्नानागार था यहाँ से, ठीक है, इसमें एक सीढ़ी यहाँ थी, एक सीढ़ी यहाँ थी, 4 सीढ़ियां थी उत्तर दक्षिण दिशा में। और फिर इस ढंग से इधर भी सीढ़ी था, इधर भी सीढ़ी था। लोग ये पानी में थे, और इसमें पानी जो थी आपके वो यहाँ तक भरा था, दूसरे सीढ़ी के ऊपर तक सब पानी था एकदम से। और पूरा ये पानी से लबालब भरा हुआ स्नानागार था, जिसको आज के डेट में हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं। लेकिन आज के स्विमिंग पूल में लोग भीतरे पेशाब करके गंदा फैले रहता है, धीरे धीरे लोग नहाने गया, देख ठंडा गया, धीरे से उसी में बैठकर पेशाब कर लिया, लेडीज एंड जेंट्स बहुत। तो वो जिस पानी में अपना नहाते हैं वो समझिए तो कम से कम 10% पेशाब होता है सभी जगह के स्विमिंग पूल में। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर बगल में जो था एक बहुत बड़ा जगह बना हुआ था, इस कलर से दे देते हैं। तो ये यहाँ पर घूमने का एक रील बना हुआ था, और यहाँ पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें कपड़ा बदलेंगे। दक्षिण और पश्चिम दिशा में क्या था, कपड़ा बदलने का एक केंद्र था, जिसमें स्त्रियों के बाल और बिंदियां मिला है। और यहाँ पर कुआं था, यानी दक्षिण पूर्व के कोने पर क्या था, कुआं, जिससे इसमें पानी भरा जाता था। और यहाँ से पानी निकलने के लिए जो था पाइप लगा हुआ था, जो निकल जाता था पानी अंदरे अंदरे। ये गारल लगाकर, इट मींस जिप्सम लगाकर जलरोधी बनाया गया था,
ताकि इसमें के जल साफ सुथरा रहे। और नहाने के बाद हर थोड़े देर बाद पानी यहाँ से खोल दिया जाता था, सारा पानी निकल के बाहर हो जाता था। और ऊंचा बना हुआ था जिससे पानी आसानी से निकल जाए। कुएं से पानी फिर इसमें भर दिया जाता था। आपके जो वो निकालने वाला बाल्टी होता है, रस्सी होती है, इसमें स्त्रियां कपड़ा बदलती थी, इधर किनारे से लोग टहलते थे और बहुत नीट एंड क्लीन पानी था। क्योंकि अभी भी वहां देखा गया कि जो गाद जमा है वो नेचुरल गाद है, मनुष्य के द्वारा वहां किसी प्रकार की कोई चीजें बिखरी हुई नहीं है। तो इतने साफ सुथरा रहने की कोशिश करते थे वे लोग। और सामूहिक स्नान का विधान था, हालांकि घर घर से स्विमिंग जो है बाथरूम मिला है, जो टैंक से झरना से नहाते थे। इसके बावजूद भी इस प्रकार के स्नानागार जो सनातन संस्कृति का पूर्वगामी माना जाता है, वो देखिएगा सोनपुर में लोग स्नान करने जाएगा और सामूहिक स्नान होगा कार्तिक पूर्णिमा को। वैसे ही लगता है कि यहाँ भी सामूहिक स्नान का व्यवस्था दिया गया। जो पानी में तैरना नहीं जानते थे, इस सीढ़ी पर या इस सीढ़ी पर खड़ा होकर नहा लिए। जो तैरना जानते थे अंदर चले जाते होंगे, क्योंकि इसकी गहराई जो थी वो 2.43 मीटर थी। गहराई कितनी थी? मतलब मेरा 1.5 मीटर ऊंचाई है, तो हम 1.5 मीटर लंबे हैं, तो हम में जाएंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तैरना जानना पड़ेगा। यानी कोई मनुष्य का हड्डी इतना लंबा नहीं मिला है, जो जाएंगे इसमें डूबेंगे। तो तैरने वाले ही नहाते होंगे ना, तो इस सीढ़ी ये जो इतना लंबा है, ये 11.88 मीटर जो था वो लंबा था, 11.88, और ये 7.03 मीटर चौड़ा था। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग कितना हो जाएगा, 39 फीट के लगभग। 39 फीट बहुत होता है। उतना बड़ा स्विमिंग पूल था, जिससे एकदम ये गड्ढा वाला था। अब बाकी उसके बगल के चबूतरे बने थे जिस पर लोग टहल सकते थे और इस तरीके से उतर के स्नान करते थे। तो कहने का अर्थ है कि बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जो उस समय के संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती है। आइए ऑफलाइन में समझाते हैं कुछ थोड़ा। धन्यवाद, नमस्कार।